हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू विद्या क्रिएटर्स। मैं डॉक्टर विवेक सिंह और हम अपनी क्लास में हैं जीएस ज्योग्राफी के। आज हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर देखे थे, जिसमें कि पहले लेक्चर में हमने कॉम्पोजिशन की बात की थी, एटमॉस्फेयर के, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर या वायुमंडल का संगठन, और दूसरे लेक्चर में हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की या वायुमंडल की संरचना। आज थर्ड लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंसोलेशन, और या जैसे हिंदी में हम लोग इंसोलेशन को सूर्यातप बोल सकते हैं। इसी के बारे में आज हमें डिटेल में देखना है कि भाई सूर्यातप क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, कहीं पे ज़्यादा सूर्यातप, कहीं पे ज़्यादा इंसोलेशन और कहीं पे कम इंसोलेशन। इसके क्या पीछे रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेडिएशन से, सोलर रेडिएशन से। अगर हम लोग इंसोलेशन की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है पहले सोलर रेडिएशन की ही बात आएगी इसमें, कि सोलर रेडिएशन क्या है और इसके एमिशन या उत्सर्जन का कारण क्या है। सोलर रेडिएशन या जिसे हम लोग सौर विकिरण के नाम से जानते हैं या बोल सकते हैं। बेसिकली अगर हम लोग सन की बात करें तो सन में जो सरफेस टेम्परेचर है या सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वहीं अगर कोर की बात की जाए या क्रोड की बात की जाए तो इट इज़ नियरली 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड वैसे तो कहने में बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग इमेजिन करें तो 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा है। बाकी हम लोग जानते ही हैं एक एलिमेंट्री नॉलेज कि भाई सन में अगर इतना तापमान है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो रीज़न वही है कि हाइड्रोजन जो है उसका हीलियम में बदलना अब प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, या जिसे हम लोग नाभिकीय संलयन के नाम से जान रहे हैं। तो जब भी अगर कोई बॉडी, अगर कोई इकाई इतनी ज़्यादा अगर खुद इतनी हॉट हो, खुद इतनी ज़्यादा गर्म हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी सतह से, अपने सरफेस से कुछ रेडिएशन एमिट करती है या कुछ विकिरण अपने सतह से उत्सर्जित करती है। तो यही कारण हो जाएगा कि सन से रेडिएशन क्यों निकलते हैं या सोलर रेडिएशन क्यों आ रहा है। बाकी जब हम लोग सौर मंडल की बात करते हैं, सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो करीब करीब ये माना जाता है कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनमें अपनी कोई ऊर्जा का स्रोत उनका अपना कोई नहीं है, और वहाँ उन प्लैनेट्स पे जो भी ऊर्जा है या जो भी एनर्जी है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सन। वो सिर्फ सूर्य या सौर विकिरण जो वहाँ तक उनके पहुँचती हैं, वही उनके लिए ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो यही चीज़ हमारे अर्थ पे भी लागू होती है, पृथ्वी पर भी। तो पृथ्वी पे भी ऑब्वियस सी बात है कि कुछ एनर्जी आती होगी। तो पृथ्वी पे कितनी एनर्जी आती है, वो है हाफ ऑफ 1 बिलियंथ। हाफ ऑफ 1 बिलियंथ। इसका मतलब क्या हो गया कि सूर्य से जो भी विकिरण आ रहा है, जो भी निकल रहा है सूर्य से, विभिन्न दिशाओं में जा रहा है, उसका सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 अरबवां भाग सोचना है। 1 अरबवां मतलब 1 बिलियंथ की बात हो रही है, और उसके बाद जो भी वो है उसका हाफ कर दीजिए। इसका मतलब अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो हाफ इंटू कितना हो जाएगा, 1/10⁹ ये है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना, मतलब एक अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट हुआ ये, लेकिन ये जो स्मॉल अमाउंट है यही पृथ्वी के लिए पर्याप्त से भी अधिक माना जाता है। तो इससे अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि सोलर जो रेडिएशंस हैं, जो सन से जो रेडिएशन निकल रही हैं, वो कितनी अधिक अमाउंट में या कितना अधिक निकल रहा होगा, कि पृथ्वी पे मात्र हाफ ऑफ 1 बिलियंथ आ रहा है, वो भी पृथ्वी के लिए पर्याप्त है। तो ये था हमारा सोलर रेडिएशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं इंसोलेशन की बात करेंगे कि भाई इंसोलेशन या सूर्यातप से हम लोग क्या समझते हैं।
व्हाट इज इंसोलेशन? आखिर इंसोलेशन क्या है या सूर्यतप क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट एनर्जी विच इज रेडिएटेड बाय द सन एंड रीचेज द अर्थ। सिंपल, या हम लोग क्या हिंदी में बोल सकते हैं कि सूर्यतप से तात्पर्य उस ऊर्जा से है जो कि सूर्य से उत्सर्जित हो रहा है या सूर्य से निकल रहा है एवं पृथ्वी की सतह तक पहुंच रहा है। ये है हमारे लिए सूर्यतप की परिभाषा। मतलब सन से जो भी एनर्जी निकल रहा हो, जितना भी, उसमें से जितना भी फ्रैक्शन या जितना भी परसेंटेज अर्थ पे आ रहा है वो हमारे लिए इंसोलेशन है। उसी को हम लोग सूर्यतप के नाम से जान रहे हैं। अब यहीं पे एक और टर्म आ जाता है जिससे हम लोग बोलेंगे सोलर कांस्टेंट या सौर स्थिरांक। क्या है सोलर कांस्टेंट? या सौर स्थिरांक का क्या मतलब है? सौर स्थिरांक से तात्पर्य है कि 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। अब ये फिगर क्या है? तो ये फिगर है कि पृथ्वी वायुमंडल, जो पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसकी जो सबसे ऊपरी परत है, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टॉपमोस्ट लेयर होगा, वहाँ पे ऑन एन एवरेज 1.94 कैलोरी प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति मिनट इतनी एनर्जी रिसीव कर रहा है अर्थ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1.94 कैलोरी। कैलोरी जाहिर सी बात है ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा की यूनिट है एनर्जी की। कितने एरिया में? तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। कितनी देर में? तो 1 मिनट में या 60 सेकेंड में। इसी को हम लोग सौर स्थिरांक बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है सौर स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट जो है वो एक तरह से हमें रेट बताता है, हमें दर बताता है कि किस दर से या किस रेट से सोलर रेडिएशन पृथ्वी पे पहुंच रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग, जब इंसोलेशन की बात की जा रही है तो अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। या सूर्यतप का वितरण। सूर्यतप का वितरण, अगर हम लोग सूर्यतप के वितरण की बात कर रहे हैं, इंसोलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसका साफ इससे ये हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सूर्यतप की जो मात्रा है या इंसोलेशन का जो अमाउंट है वो पूरे अर्थ पे एक जैसा नहीं पड़ता होगा। कहीं पे अधिक सूर्यतप, कहीं पे ज़्यादा इंसोलेशन, कहीं पे कम इंसोलेशन। इससे हम लोग ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि इक्वेटर पर, या जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर पे जितना भी सूर्यतप पड़ता है वो लगभग 4 टाइम्स है, 4 गुना। किसकी तुलना में? जो भी सूर्यतप पोलर एरियाज में पड़ता है या ध्रुवीय क्षेत्रों में। इसका मतलब अगर ध्रुवीय क्षेत्र में x कैलोरी अगर एनर्जी मिल रही है तो इक्वेटर पे 4x कैलोरी, इतने का अंतर है। इससे एक बात और साबित हो रही है कि हो ना हो, एज वी प्रोसीड फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स, जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इंसोलेशन की मात्रा या अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो है वो कम होता जाता है। इसका मतलब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाइए तो इंसोलेशन जो है डिक्रीजेस, सूर्यतप कम होता जाएगा जैसे जैसे आप इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाएंगे। अब इस जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन की बात की जा रही है, इसके लिए ज़रूर कुछ न कुछ
कारक उत्तरदायी होंगे, कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे जो कि इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब उन फैक्टर्स की बात कर लें। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन या वेरिएशन इन इंसोलेशन, ये भी आप बोल सकते हैं कि वो कारक जो कि उत्तरदायी हैं सूर्य तप में अंतर के लिए। कहीं पे ज़्यादा सूर्य तप पड़ रहा है, कहीं पे कम सूर्य तप पड़ रहा है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन इंसोलेशन, आप ये भी बोल सकते हैं फॉर वेरिएशन इन इंसोलेशन। या सूर्य तप में भिन्नता के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारक हैं। अब इन कारकों में जो सबसे पहला है वो आ जाता है इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज, या सूर्य की किरणों का झुकाव या इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज। अब इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज की बात जो है ये हम लोग इसमें भी दो सब हेडिंग्स करने वाले हैं। कौन कौन सा? तो एक में एरिया की बात की जाएगी और दूसरे में थिकनेस की बात की जाएगी। अब ये एरिया और थिकनेस की क्या बात है, तो उसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। ये सपोज हमारा अर्थ हो गया। अर्थ के किनारे किनारे हमने वायुमंडल बना लिया अपने, और हम लोग यहाँ पे तीन क्षेत्रों या तीन रीजन्स को एज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग इक्वेटर बना लें। सबसे पहला जो क्षेत्र है वो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इक्वेटोरियल एरिया। यहाँ पे तो हमने पैरेलल रेज बनाई हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा क्षेत्र एज्यूम कर रहे हैं टेम्परेट एरिया, या जिसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोल सकते हैं। और तीसरा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं पोलर एरिया या ध्रुवीय क्षेत्र। ये तीन क्षेत्रों की बात है। अब अगर इन तीन क्षेत्रों में देखा जाए तो हम लोग ये जो पैरेलल रेज हैं, आखिर हम लोग इससे क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि पैरेलल रेज ये क्या बता रही हैं? तो हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो पैरेलल रेज हैं, समानांतर रेखाएं हैं, ये दिखा रही हैं इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ एट डिफरेंट प्लेसेस, है ना। समान ऊर्जा का पर्याय है ये। जैसे इसका मतलब मान लीजिए कि इक्वेटर पे हमने 100 कैलोरी ऊर्जा दी है सपोज। इसी तरह से टेम्परेट एरिया या शीतोष्ण क्षेत्रों में भी हमने 100 कैलोरी एनर्जी दी है, और इसी तरह से पोलर या ध्रुवीय क्षेत्र में भी 100 कैलोरी हमने एनर्जी दी है। अब ये जो 100 कैलोरी एनर्जी जो हम लोग एटमॉस्फेयर के थ्रू दे रहे हैं, ये अर्थ के सरफेस पे पहुंच रहा है। अब जब अर्थ के सरफेस पे पहुंच रहा है तो अब अगर आप ध्यान दें, पृथ्वी की सतह पे जब पहुंच रहा है तो ये जो इधर की जो 100 कैलोरी जो एनर्जी है, ये आपकी करीब करीब इतना एरिया को एक तरह से हीट कर रही है, इतने एरिया को। उसी तरह से जो टेम्परेट वाली जो है 100 कैलोरी, ये आपके इतने एरिया को कवर कर रही है। और उसी तरह से जो पोलर वाली है वो आपके इतने एरिया को कवर कर रही है। अब अगर मान लीजिए इसे हम लोग कुछ नंबरिंग कर दें या कुछ भी इसे संकेत दे दें, तो सपोज ये मान लीजिए इसको हम लोग दे रहे हैं, ये रहा भाई, इस एरिया को A बोल रहे हैं, इस एरिया को A1 बोल रहे हैं, और इसको मान लीजिए A2 बोल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो A है
ए जो है सबसे कम हमें दिख रहा है, मतलब ए जो एरिया है, इससे बड़ा एरिया हमें A1 में दिख रहा है और इससे बड़ा एरिया हमें A2 में दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपने 100 कैलोरी एनर्जी तीनों जगह दी है, लेकिन 100 कैलोरी एनर्जी इक्वेटर या भूमध्य रेखा के पास जब आप दे रहे हैं तो वो कम दूर को गर्म कर रहा है, कम दूर को। दूसरी तरफ अगर ध्रुवों की तरफ देखिएगा तो वही 100 कैलोरी एनर्जी जो है ये बहुत दूर तक गर्म कर रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में गैस का सिलेंडर है और आपने सपोज़ कुछ भी आपको करना है, सपोज़ आप चाय बनाने वाले हैं, ठीक है, तो आपने चाय बनाने के लिए आप सेम फ्लेम, है ना, उतना ही फ्लेम पे पहले आपने 1 कप चाय बनानी है और आप एक छोटा सा पैन सिर्फ अपने लिए आप गैस पे चढ़ा दे रहे हैं और नीचे से आपने फ्लेम ऑन कर दी। आपने 1 कप चाय बनाना है, फट से बन गई, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि आपने उसी फ्लेम पे, सेम फ्लेम पे, जितनी आंच पहले रखी थी उतनी ही आंच रखिए और आप एक बड़ा सा पतीला चढ़ा दो, सेम फ्लेम रखना। अब ऐसे में अगर पहले आपकी चाय जो है यहाँ पे अगर 5 मिनट में बनके तैयार हो रही थी तो आप यकीन मानिए ये कम से कम आपको 1 घंटे से कम नहीं लगने वाला है। इसका मतलब क्या है कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ जा रहा है। और अगर दूसरे तरह से आप समझें कि अगर मान लीजिए इसको भी 5 मिनट ही गर्माता है, जैसे आपने इसको 5 मिनट ही रखा था, 5 मिनट में आपकी यहाँ पे चाय बनके तैयार हो जा रही थी, यहाँ पे अगर आप 5 मिनट रखिएगा तो 5 मिनट में पानी गुनगुना तक नहीं हो पाएगा। तो डिट्टो वही चीज़ यहाँ भी हो रही है। अगर आप समान ऊर्जा ही दे रहे हैं तो इक्वेटर पे जहाँ पे कि पैन छोटा है, ये यहाँ पे क्या होगा, खूब जल्दी गर्म हो जाएगा और अच्छा खासा गर्म हो जाएगा। दूसरी तरफ इससे ज़्यादा बड़ा एरिया अगर आप देखें तो कहाँ पे, टेम्परेट में उतनी ही ऊर्जा दे रहे हैं तो थोड़ा कम गर्म होगा। और सबसे अगर आप देखें ध्रुवीय क्षेत्र में देखिएगा 100 कैलोरी से आप इतने जगह को गर्माना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ही कम गर्म होगा, बहुत ही कम। और यही हमारा पहला रीज़न है एरिया का। इसका मतलब क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सन से अर्थ के लिए चली है, ठीक है। अब अर्थ के सामने जो सोलर रेडिएशन के सामने जो अर्थ का वो एरिया जो कि डायरेक्ट फेस कर रहा है, डायरेक्ट फेस कौन कर रहा है, इक्वेटर फेस कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो सीधे सीधे अर्थ, है ना, ये क्या कर रहा है, अर्थ सीधे सीधे सोलर रेडिएशन को रिसीव कर रहा है। दूसरी तरफ वो क्षेत्र जो कि सामने सीधे सीधे नहीं है, सोलर रेडिएशन के सीधे सीधे सामने नहीं है, बल्कि किसी न किसी झुकाव पे है, किसी न किसी इंक्लिनेशन पे है। अब इंक्लिनेशन को कैसे हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए अब इंक्लिनेशन को ऐसे समझा जा सकता है कि आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री की बात करें यहाँ पे, तो ये रहा इसका 90 डिग्री। जिस तरह से यहाँ पे इक्वेटर का 90 डिग्री ये है लंबवत खड़ा, उसी तरह से इसका 90 डिग्री यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे कोई रेडिएशन इस तरह से आती है तब हुई ना ऐसे, लेकिन यहाँ पे ऐसी रेडिएशन तो आ नहीं रही है बल्कि इस तरह से आ रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ के लिए क्या हो गया, यहाँ के लिए ये यहाँ पे अगर मान लीजिए आप ही बैठे हैं यहाँ पे, तो आपके लिए ये किरण कैसी हो गई, ये झुकाव वाली हो गई, इंक्लिनेशन वाली हो गई। अगर ये किरण ऐसे आ रही होती तब तो 90 डिग्री पे होती। तो इसका साफ मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी भी इंक्लाइंड रेज हैं, जितनी भी झुकाव वाली किरणें हैं, वो अधिक क्षेत्र को कवर करती हैं, अधिक एरिया को कवर करती हैं, जिसकी वजह से वो एरिया जो है वहाँ पे तापमान में बढ़ोतरी, इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो बहुत ही मार्जिनल होता है, बहुत ही कम होता है। यही यहाँ पे एरिया का मतलब है कि कितने दूर को गर्म किया जा रहा है। अब दूसरा अगर आप देखिए यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज, झुकाव सूर्य की किरणों का, तो वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड हेडिंग, यहाँ पे थिकनेस की बात की जा रही है। थिकनेस को भी हम लोग यहीं से समझ सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो थिकनेस की बात जब की जा रही है, थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है, वायुमंडल के मोटाई की बात की जा रही है।
अब आम तौर पे हमारा परसेप्शन, हमारा मानना यही है कि वायुमंडल की मोटाई लगभग हर जगह एक जैसी है अगर पृथ्वी की बात करें। तो अगर हमारे दिमाग में ये है तो फिर वायुमंडल की मोटाई की बात कैसे आ जाएगी, मोटाई में अंतर की बात। तो मोटाई में अंतर हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप देखें तो यहाँ पे ये रही वायुमंडल की मोटाई, ये अगर कोई भी रेडिएशन ऐसे आ रहा है तो ये रहेगा, ये है मोटाई या वायुमंडल की थिकनेस। दूसरी तरफ आप यहाँ पे देखिए, ये रही वायुमंडल की मोटाई इसके लिए इतना, और तीसरी तरफ आप देखिए कि ये रही वायुमंडल की मोटाई यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके लिए जो इंक्लाइंड रेज हैं। इसका मतलब जो किरण, जो रे जितनी ज़्यादा झुकाव वाली होगी, जितनी ज़्यादा इंक्लाइंड होगी, उसके लिए वायुमंडल की मोटाई उतनी ही अधिक हो जाएगी, उतनी ही बढ़ते जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए दो लाइन आपने खींचे, एक आप यहाँ पे एक ऐसे खींच रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर आप इसको ऐसे कर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी बढ़ जा रही है। और अगर आपने इसको एकदम ही लिटा दिया ये, तो अब सोचिए इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक मोटाई हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। तो जितना ज़्यादा इंक्लिनेशन उतनी ही एटमॉस्फेयर की मोटाई उस किरण के लिए। अब अगर एटमॉस्फेयर की मोटाई अधिक है तो उससे क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर की मोटाई अगर ज़्यादा है तो उससे क्या हो सकता है, तो उसके लिए फिर से हम लोग अपने पहले क्लास में जो कि हमने कॉम्पोजिशन की बात की थी, जिसमें वायुमंडल के संगठन की बात की थी, उसमें अगर आपको याद हो, उसमें हमने कॉम्पोजिशन में किस किस चीज़ की बात की थी कि वायुमंडल में क्या होता है, गैस होते हैं, गैसेस विभिन्न प्रकार के, इसके अलावा वाटर वेपर होता है, और तीसरा क्या था, डस्ट पार्टिकल होता है। अब ये तीनों क्या कर रहे हैं आखिर, अगर मान लीजिए सन से रेडिएशन आ रहा है, सोलर रेडिएशन आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो डस्ट पार्टिकल है, आपको याद भी होगा उसमें हमने क्या देखा था, डस्ट पार्टिकल क्या करता है, डस्ट पार्टिकल सोलर रेडिएशन का प्रकीर्णन कर देता है, स्कैटरिंग कर देता है। इसके अलावा अपवर्तन करता है, या जैसे हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और इसके अलावा क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है या परावर्तन कर देता है। कुछ इसी तरह की कहानी जो है वाटर वेपर भी कर देता है। तो ऐसे में वायुमंडल जितना मोटा होगा, सन रेज के लिए जितनी मोटाई होगी उसकी, उतना ही ज़्यादा सन रेज डेविएट होंगे अपने पाथ से। इसका मतलब उतना ही सूर्य की किरणें जो हैं वो अपने पाथ से विचलित होते जाएंगी और सीधा सीधा अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो इससे क्या मतलब निकला कि जितना ज़्यादा वायुमंडल की मोटाई उतना ही कम इंसोलेशन अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा। तो इससे फिर से क्या साबित हो रहा है कि पोलर एरियाज जो हैं या ध्रुवीय क्षेत्र जो हैं, चूंकि वहाँ पे सन की इंक्लाइंड रेज, झुकाव वाली किरणें पड़ रही हैं, इसलिए वहाँ पे वायुमंडल की मोटाई अधिक, वायुमंडल की मोटाई अधिक तो स्कैटरिंग अधिक या प्रकीर्णन अधिक, रिफ्रैक्शन या अपवर्तन अधिक, और इसके अलावा रिफ्लेक्शन या परावर्तन अधिक, ये सारी चीज़ें अधिक होंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सोलर रेडिएशंस हैं बहुत कम या ना की मात्रा में पहुँचती हैं, और इसी वजह से जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वो ठंडे रहते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट वाला जिसमें हम लोग इंक्लिनेशन की बात कर रहे थे, और उसको हमने दो में डिवाइड किया था, एक हम एरिया की बात कर रहे थे और दूसरा थिकनेस की बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे वाले फैक्टर पे, जिसको हम लोग बोलेंगे इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। दूसरा वाला फैक्टर देख लिया जाए। या वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल का प्रभाव बेसिकली वही है जो अभी हमने एरिया वाले में देखा था और इसमें थिकनेस वाले की बात की थी। स्पेशली थिकनेस वाला बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब थिकनेस में हमने क्या देखा था, तीन चीज़ें की बात की थी हमने अभी, गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग वही वाटर वेपर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें ऐड कर लेंगे। अब इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर देखिए। अब वायुमंडल में कई जगह पे हमें क्या दिखाई पड़ते हैं, बादल। अब बादल क्या है, ये हमने पहली कक्षा में भी पढ़ा था। बादल क्या होते हैं, लाइट कलर्ड होते हैं।
मतलब हल्के रंग के। जिस चीज़ का रंग जितना अधिक श्वेत जैसा होगा, जितना वाइटिश अपीयरेंस होगा, उतनी ही उसकी जो एल्बिडो पावर है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। और चूंकि ये थोड़े से लाइट कलर्ड होते हैं तो जाहिर सी बात है क्लाउड जो होंगे उनकी एल्बिडो पावर ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसोलेशन को वापस भेज देंगे। तो इससे ये मतलब निकलता है कि जितने भी क्लाउडी एरियाज होंगे, जितने भी क्लाउडी एरियाज जहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होता होगा, वहाँ पे आमतौर पे ये माना जा सकता है कि वहाँ पे इंसोलेशन जो है वो कम पहुँच पाता होगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। आमतौर पे ये माना जाता है कि इंसोलेशन जो है वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा पहुंचता होगा और इस वजह से इक्वेटर पे सर्वाधिक तापमान होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट ट्रू। ये सत्य नहीं है। इक्वेटर पे सर्वाधिक तापमान नहीं मिलता, बल्कि सर्वाधिक तापमान कहाँ मिलता है? तो सर्वाधिक तापमान हमें मिलता है जो हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री जो साउथ के आसपास जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की जाए तो वहाँ पे ज़्यादा। अब ऐसा क्यों है? तो ये रहा अपना ट्रॉपिकल एरिया, ये जिसे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। आमतौर पे अगर आप इसको इक्वेटर से तुलना करेंगे, इस क्षेत्र से जिसे हम लोग इक्वेटोरियल एरिया बोल रहे हैं, आमतौर पे इसमें कोई बहुत ज़्यादा सहमति नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं। हम लोग यहाँ पे इक्वेटोरियल एरिया को 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ मान रहे हैं, मतलब 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में जो भी क्षेत्र है इसको हम लोग विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय या इक्वेटोरियल एरिया के तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये जो इक्वेटोरियल एरिया है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रोज़ की कहानी है, एक बार यूपीएससी में एग्जाम में भी आ चुका था अभी 5-6 साल पहले ही। यहाँ पे रोज़ की कहानी है। यहाँ पे रोज़ लगभग मान के चलिएगा 2-2:30 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास दोपहर में रोज़ बारिश होती है, गरज चमक के साथ बारिश होती है। तो अगर कहीं पे रोज़ बारिश हो रही है, इसका हम लोग कारण भी देखेंगे जब हम लोग वर्ल्ड के अलग अलग क्लाइमेट देखेंगे, वहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक ब्रॉड आउटलाइन देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे रोज़ बारिश हो रही है तो बारिश हो रही होगी तो जाहिर सी बात है क्लाउड होंगे, बिना मेघ के तो बारिश नहीं हो रही होगी। इसका मतलब यहाँ पर बड़ा ही एक क्लाउडी सा कंडीशन रहता होगा, और क्लाउडी सा कंडीशन अगर कहीं पे रह रहा है तो जाहिर सी बात है इंसोलेशन को वापस भेज रहा होगा। तो अगर इक्वेटोरियल एरियाज में इंसोलेशन को वापस भेजने का काम हो रहा है तो इंसोलेशन इसका मतलब सतह तक कम पहुंच रहा है। तो अगर सतह तक कम पहुंच रहा है तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें यही पता लग रहा है ना कि इक्वेटर पे अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो हाईएस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि हाईएस्ट कहाँ मिलेगा? हाईएस्ट हमें मिलता है इन क्षेत्रों में, और वो भी कहाँ पे? ऐसे एरियाज जिनको हम लोग ट्रॉपिकल डेजर्ट के नाम से जानते हैं या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, डेजर्ट का नाम ही क्या है कि भाई यहाँ पे रेनफॉल कम होता होगा। अगर वैसे देखिए व्यवहारिक तौर पे तो यही कहा जाता है कि भाई जहाँ पे भी 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हो रही है एनुअली, तो वहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि भैया ये डेजर्ट है। ठीक, तो यहाँ पे अगर ट्रॉपिकल डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं रेनफॉल कम। अब अगर वर्षा कम तो जाहिर सी बात है क्लाउड नहीं बनता होगा। अगर क्लाउड बनता तो बारिश कम क्यों होती? तो जाहिर सी बात है क्लाउड नहीं बन रहा है। अब क्लाउड नहीं बन रहा है तो क्या हो रहा है? इसका मतलब यहाँ पे ये फिनोमिना नहीं है। अगर ये फिनोमिना नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रॉपिकल क्षेत्र या ट्रॉपिकल रीजन में जो भी हीट प्रवेश कर रहा है, जो भी हीट आ रहा है, वो सारा का सारा ज़मीन तक पहुंच रहा है। बीच में कोई उसको रोकने वाला, कोई बीच में अवरोध नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्लाउड है ही नहीं। तो इस वजह से क्या होता है कि डे बाई डे जो ट्रॉपिकल रीजन है वो ज़्यादा वार्मर हो जाता है या ज़्यादा गर्म होता है इन कंपैरिजन टू द इक्वेटोरियल एरिया। तो ये रहा एक क्लाउड का। क्लाउड क्या कर सकता है, किसी जगह को कैसे वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कूलर बना सकता है, या अगर नहीं है तो कैसे वो एरिया कंपैरेटिवली हॉट हो सकता है, ये हमें यहाँ से समझ में आ रहा है।
तो इस तरह से इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए डस्ट पार्टिकल, जो पार्टिकुलेट मैटर हैं या धूल के कण हैं, उनका क्या प्रभाव है। तो वो भी हमने पहले लेक्चर में ही देखा था कि वो भी क्या करते हैं, वो भी 3 चीज़ें करते हैं, स्कैटरिंग करेंगे या प्रकीर्णन, इसके अलावा रिफ्रैक्शन करेंगे, अपवर्तन, या जिसके अलावा रिफ्लेक्शन या परावर्तन करते हैं। तो जब वो ये सब काम करेंगे तो जाहिर सी बात है इंसोलेशन जो है वो डायरेक्ट अर्थ पे नहीं पहुंच पाएगा, अर्थ के सरफेस पे, बल्कि इधर उधर वो चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होगा, जितना अधिक, उतना ही ज़्यादा इंसोलेशन संभावना है कि वो पृथ्वी की सतह तक कम पहुंचेगा। ये हमारा इससे इन्फ्रेंस निकल रहा है। इसके बाद अब आ जाते हैं तीसरा वाला जो फैक्टर है हमारे सामने। तीसरा वाला फैक्टर हमारे लिए है कि क्या लैंड और वाटर का भी कोई प्रभाव पड़ता है इंसोलेशन का। तो थर्ड वाला है हमारे लिए इम्पैक्ट ऑफ लैंड एंड वाटर। भूमि एवं जल का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को जानने की ज़रूरत है और उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, या हिंदी में जिसे बोला जाता है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट है, सपोज मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, सपोज कोई भी पदार्थ है, उसका हम लोग एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं और ऐसा टुकड़ा ले रहे हैं जो कि 1 ग्राम है। यानी हमने कोई भी पदार्थ लिया है, कोई भी सब्सटेंस लिया है जिसका वजन लगभग 1 ग्राम है। अब मान लीजिए ये पदार्थ जो है ये सपोज ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे था, या ये जो 1 ग्राम पदार्थ है ये भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब हमें क्या करना है कि इस 1 ग्राम सब्सटेंस को जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको गर्म करके 20 से बढ़ा के 21 कर देना है। बस हमें इतना काम करना है। इसका मतलब हमें हीट करना है और क्या करना है, टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज या बढ़ोतरी करना है ना। जैसे 20 से 21 कर देना है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एनर्जी की एसेंशियलिटी है यहाँ पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू हीट 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस या बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब विशिष्ट ऊष्मा से हमारा क्या तात्पर्य होगा? विशिष्ट ऊष्मा से तात्पर्य है कि वो ऊर्जा की मात्रा या ऊष्मा की मात्रा कहें जो कि किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी कर दे, उसके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी कर दे, तो वो जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा के नाम से जानते हैं। अब ये स्पेसिफिक हीट, अब यहाँ पे हमें इसकी क्या आवश्यकता है? ये तो भाई साइंस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमें इसकी ये आवश्यकता है कि यहाँ पे लैंड और वाटर, इन दोनों की स्पेसिफिक हीट में अंतर होता है और ज़बरदस्त अंतर होता है। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की, वो लैंड के 5 गुना है। अब 5 गुना है मतलब क्या हुआ? विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ये स्पेसिफिक हीट क्या है? ये तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड था। तो अगर किसी चीज़ की स्पेसिफिक हीट 5 गुना है, इसका मतलब उसे 5 गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती होगी उसके 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ाने के लिए। तो इसका साफ मतलब है कि वाटर जो है उसको गर्म करने के लिए अगर लैंड के कंपैरिजन में देखा जाए तो कहीं अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, कहीं अधिक। तो वाटर जो होगा इसका मतलब
एक तो जल्दी से हीट नहीं होगा, और अगर हीट हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। इसका मतलब क्या, धीरे 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 गर्म होना और उसका धीरे 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 ठंडा होना। जबकि दूसरी तरफ लैंड जो है उसकी चूंकि स्पेसिफिक हीट वाटर के कंपैरिजन में जस्ट 1/5 है, केवल 1/5, तो जाहिर सी बात है लैंड जो है खूब जल्दी गर्म हो जाएगा, खूब जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो कल्पना करिए कि सुबह के अभी 11 बज रहे हैं या 11:30 12 बज रहे हैं, मॉर्निंग नहीं AM चल रहा है अभी 11:30 AM सपोज, तब तक आप देखेंगे कि लैंड जो है सफिशिएंटली वार्म हो जाता है। जबकि उसी के बगल में अगर वाटर बॉडी है, कोई जलाशय है, तो वहाँ पे अगर आप उंगली डाल के पानी को टच करेंगे तो भूमि जितनी उधर गर्म होगी उससे कहीं अधिक ठंडी होगी जलाशय का पानी जो होगा। सिर्फ इतना, क्यों? क्योंकि वो एक तो जल्दी गर्म नहीं हो रहा है। अब देखिए कौन, वाटर। अब अगर यही चीज़ आप शाम को 6-7 बजे करें, 6-7 बजे जाके फिर से यही काम करिए, 7 बजे या 7-8 बजे कर लीजिए, 8 बजे शाम को, 8 बजे शाम को क्या मिलेगा, जैसे इसका रिवर्स मिलेगा आपको। रिवर्स क्या मिलेगा, अब लैंड जो है, लैंड आपको अधिक ठंडी मिलेगी, जबकि वाटर जो है उसकी तुलना में वाटर गर्म मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या है कि वाटर अब दिन भर गर्माया है, अब दिन भर गर्माया है तो अब जल्दी ठंडा आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगेन वही स्पेसिफिक हीट की बात है। स्पेसिफिक हीट, एक तो पहले जल्दी उसे वो गर्म नहीं हुआ क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी, धीरे 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 करके जब थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंचा, उसके बाद जब पहुंच गया तो अब जल्दी ठंडा आएगा नहीं। तो ये है इन दोनों में अंतर, और यही कारण है कि आप देखिएगा जब हम लोग हीट अलग अलग बात करते हैं, हीट के डिस्ट्रीब्यूशन की अलग अलग बात की जाती है, तो लैंड जो है वो अक्सर विंटर सीजन में अगर देखा जाए तो लैंड जो है वो कहीं अधिक ठंडा मिलता है हमें इन कंपैरिजन टू द एडजॉइनिंग ओशंस या सीज। अगर आप देखें भूमि का टुकड़ा या महाद्वीपीय भाग जो है वो कहीं अधिक ठंडा मिलता है हमें शीतकाल में, शीत ऋतु में। अगर आप उत्तर भारत या इंडिया की बात करते हैं तो जनवरी में अगर आप देखें तो लैंड कहीं ज़्यादा ठंडा मिलेगा अगर आप पानी से तुलना करें तो ये रहा हमारा थर्ड जो फैक्टर था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं चौथे फैक्टर पे, जो कि बड़ा ही आसान है हमारे लिए समझना, और चौथा फैक्टर है लेंथ ऑफ डे, या इसी को हम लोग बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। लेंथ ऑफ डे, लेंथ ऑफ डे या ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन से हमारा क्या तात्पर्य है? अगर हम लोग ग्रीष्म ऋतु की बात करें, समर सीजन की बात करें, तो समर सीजन में हम लोग देखते हैं कि डेज आर वेरी लॉन्गर इन कंपैरिजन टू द विंटर सीजन। सूर्योदय जल्दी ही हो जाता है और सूर्यास्त लेट से होता है। तो अगर आप सर्दियों से तुलना करें तो लगभग डे की जो अवधि है, दिन की जो अवधि है, लगभग 1.5-2 घंटे का फ़र्क आ जाता है विंटर सीज़न और समर सीज़न में। समर सीज़न काहे के लिए जाना जाता है? चिलचिलाती धूप के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप डे का लेंथ बढ़ाते हैं, अगर आप डे का लेंथ बढ़ा रहे हैं तो इससे क्या होगा? इससे इंसोलेशन की जो मात्रा है वो अधिक पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि समर सीजन मोर इंसोलेशन और विंटर सीजन लेस इंसोलेशन। इसके बाद आ जाते हैं अगले अपने 5वें हेडिंग पे, और 5वां हेडिंग हो गया या 5वां फैक्टर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, 5वां फैक्टर है हमारे लिए स्लोप ऑफ लैंड या भूमि की ढाल। अब भूमि की ढाल को समझने के लिए हमें एक रफ डायग्राम देख लेना चाहिए पहले, और वो रफ डायग्राम जो है वो हम लोग अर्थ का बना रहे हैं।
और उसमें एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रहा हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, ये रहा हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, या जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा बोलते हैं। ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या जिसे हम लोग मकर रेखा बोलेंगे। अब अगर हम लोग सूर्य के लंबवत किरणों की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द वर्टिकल रेज और परपेंडिकुलर रेज विच फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, अगर हम उसकी बात करें तो सूर्य की जो लंबवत किरणें होते हैं वो कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ज़्यादा उत्तर या और ज़्यादा नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा से और अधिक दक्षिण या और अधिक साउथ कभी नहीं जाते। इसका मतलब अगर सन की परपेंडिकुलर रेज, वर्टिकल रेज का अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे इसे ऐसे। इसका मतलब क्या है? ये हम लोग ये ग्राफ क्या दिखा रहे हैं? ये हम लोग साल के अलग अलग समय का ग्राफ है। अब ये अलग अलग समय क्या है? यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग तारीख डालने वाले हैं। सपोज दिस इज 20 और 21 मार्च, 20 या 21 मार्च से हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। 20 और 21 लिखने का तात्पर्य ये है कि ये बदलते रहता है डिपेंडिंग अपॉन द लीप वर्ष या लीप ईयर के मुताबिक। इसके बाद यहाँ पे हम लोग प्लॉट करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 21 जून, मतलब 21 जून ये वो तारीख हो गई जब सन की परपेंडिकुलर रेज, लंबवत किरणें अपने नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे हैं, अपने उत्तरतम बिंदु पे हैं। वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसके बाद फिर ये वापस आना शुरू होगा और वापस फिर से कहाँ पे आएगा? विषुवत रेखा पे। और वापस जब आएगा तो वो तारीख होगी हमारे लिए 23 सितंबर, 23 सितंबर। और उसके बाद ये दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर में एंटर कर रहा है, और जो सदर्न मोस्ट बिंदु, ये दक्षिणतम बिंदु या सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है, ये अचीव कर ले रहा है कब? 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर के बाद फिर से ये वापस जा रहा है टुवर्ड्स द इक्वेटर, और वापस यही वाली पोजीशन आ जाएगी यहाँ पे। इसका मतलब फिर से ये वाली तारीख कौन सी है? अगेन 20 या 21 ऑफ मार्च। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि भाई जो सन की जो वर्टिकल या परपेंडिकुलर रेज हैं वो किस दिन कहाँ पे होती हैं। इससे हमें यही पता लग रहा है कि अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आगे कभी नहीं जाता। अब आ जाते हैं इंडिया की स्थिति, देख ली जाए थोड़ी सी। अब ये रहा करीबन इस तरह से हमारा, यहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका मतलब ये है कि सन के जो परपेंडिकुलर रेज हैं ये इसके पार कभी नहीं जाती, मतलब इससे नॉर्थ कभी नहीं जाती। अब आ जाते हैं हिमालय की बात करेंगे हम लोग। हिमालय अगर आप इसको बनाना चाहें तो मान लीजिए ऐसे हमने हिमालय बना लिया। अब हिमालय में सपोज ये नॉर्थ की तरफ का रीजन है, मतलब जो तिब्बत या चीन की तरफ का जो रीजन है, और ये रहा साउथ की तरफ रीजन, या जिसको हम लोग इंडिया की तरफ का रीजन बोल रहे हैं। अब अगर आप देखें वो चाहे नॉर्थ की तरफ रीजन हो, सॉरी वो चाहे नॉर्थ की तरफ रीजन हो ये, या चाहे साउथ की तरफ का रीजन हो, ये साउथ की तरफ हो गया, ये नॉर्थ की तरफ हो गया, दोनों ही रीजन में पड़ेंगी तिरछी रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के तो पार जाता ही नहीं है सन की वर्टिकल रेस। और जब हम लोग हिमालयस की बात करते हैं तो कम से कम हमें 30-32 डिग्री पे जाना ही पड़ेगा। तो 30-32 डिग्री पे वर्टिकल रेस खड़ी तो पड़ेंगी नहीं, जाहिर सी बात है तिरछी रेखाएं ही जाएंगे, इंक्लाइंड रेस ही जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग कल्पना करते हैं यहाँ पे इंक्लाइंड रेस की, और उसको पैरेलल रेस से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये रहा, ये रही पैरेलल रेस।
और इसी के समानांतर हम लोग यहाँ भी बना लें, ये रही। अब अगर आप दोनों में अंतर देखें तो दोनों में अंतर हमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये जो है ये इतने एरिया पे पड़ रहा है, जबकि ये इधर वाला जो है ये आपके इतने एरिया पे पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप हिमालयाज के साउथ की बात करते हैं तो साउथ में उतनी ही, फिर से हम लोग पैरेलल रेस क्या दिखा रहे हैं, सपोज वही सही कि ये भाई ये भी 100 कैलोरी है और ये भी 100 कैलोरी है, तो फिर से वही एरिया वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पहले फैक्टर में देखा था कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एरिया वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कम एरिया पे अधिक रेस, जबकि यहाँ पे ज़्यादा एरिया पे कम रेस, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि हिमालयाज का जो भी नॉर्दर्न हाफ होगा, जो भी उत्तरी जितना भी हिस्सा है हिमालय का, वहाँ पे इंसोलेशन की मात्रा या सूर्यताप की मात्रा कम पड़ेगी, जबकि साउथ वाला जो पोर्शन है, जिधर हम लोग हैं, जिधर इंडिया है, उधर क्या होगा, इधर इंसोलेशन की मात्रा अधिक पड़ेगी। और यहाँ से हम लोग, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर दोनों में बताया था कि कभी भी क्लाइमेटोलॉजी जब भी आप पढ़ें तो कृपया करके बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होकर मत पढ़िएगा कि ये यस है और ये नो है, या ये ब्लैक है ये वाइट है। इधर वैसे नहीं होता है, बल्कि एक ही इवेंट, एक ही फिनोमिना, एक ही प्रक्रिया के पीछे 4-4, 5-5, 6-6 रीज़न हो जाते हैं। तो वो सारे रीज़न्स हम लोग अकाउंट करेंगे, तभी जाके हम लोग किसी आखिरी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक रीज़न बता रहा हूँ, ये एक रीज़न है किसका, कि क्यों हिमालय में जो उत्तरी हिस्सा है, जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, जो कि तिब्बत के साइड में है या चीन के साइड में है, वो अधिक ठंडा है, और हमारी साइड वाला जो हिस्सा है वो कम ठंडा है। इसका एग्जाम्पल कैसे हम लोग ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हमें इस तरह से मिल सकता है कि हिमालय में जितने भी जो ग्लेशियर्स हैं या जो बड़े बड़े जो हिमनद हैं, और इसके अलावा जो बड़ी नदियों के जो स्रोत हैं, वो ज़्यादातर आप देखेंगे वो उसके नॉर्दर्न पोर्शन की तरफ हैं, इधर वाले, ना कि इधर। तो जाहिर सी बात है इधर अधिक ठंडा पड़ता होगा, इधर अधिक ठंड होगी, इसीलिए वो ग्लेशियर इतने बन रहे होंगे और उससे मेल्ट होके फिर रिवर्स बन रहे हैं। तो ये एक रीज़न हमें यहाँ पे दिख रहा है स्लोप ऑफ लैंड के तौर पे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास अगला फैक्टर। अगला फैक्टर जो 6th फैक्टर होगा, 6th फैक्टर है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप यूनिवर्स में भी पढ़ते हैं, और वो है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अब डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ की बात है, ये छठा फैक्टर है हमारे लिए।